हरे कृष्णा मेरे प्यारे बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे 2023 के एसएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी पूछा गया है। तो मैंने जितने भी टॉपिक्स आपके अभी तक डाले हैं, इस पे अपलोड किए हैं, और जितने मैं नेक्स्ट वीक अपलोड करने जा रहा हूँ वो सभी टॉपिक्स आप चेक कर लेना। आपके एसएससी 2022 या एसएससी 2023 या डीएसएसबी के एग्ज़ाम से लिए गए हैं, यानी कि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आज तक आते रहे हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होते जिससे कि आप पहले से ही डर जाएं कि एसएससी का पता नहीं किस टाइप का पेपर आता है। बस इसी टाइप की छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, डेली रिवीजन करते जाओ। आपको कब आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो टॉपिक है हमारा, उसके बारे में देखिए। स्टार्टिंग में गांधी जी से रिलेटेड कुछ बातें समझनी पड़ेंगी हमें, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर इससे एक्स्ट्रा कुछ समझाने का हुआ तो मैं साथ साथ बताता रहूँगा, आप नोट करते रहना। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के 3 सबसे प्रमुख आंदोलनों में से एक था। प्यारे बच्चों, गांधी जी ने 1915 में जब गांधी जी भारत आए अफ्रीका से, तो गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन भारत में चलाए। यानी गांधी जी ने भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ, या कह सकते हो आप कि जो हमारे लोगों का शोषण हो रहा था उनके लिए बहुत जगह पर जाकर आवाज़ें उठाई। जैसे आपने खेड़ा आंदोलन सुना होगा, नील क्रांति सुनी होगी, इस टाइप की बहुत सारे काम किए उन्होंने। तो उनके जितने भी आंदोलन हैं उन सभी में से 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी बहुत ज़्यादा प्रमुख जो हैं, उनमें से सबसे प्रमुख आज आपके लिए भारत छोड़ो आंदोलन है। मतलब आंदोलन तो उनके बहुत सारे हैं। गांधी युग पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आपको सारे गांधी जी के टोटल आंदोलन रिवाइज हो जाएंगे, पढ़ने को मिल जाएंगे कि कौन कौन से आंदोलन उन्होंने चलाए और किस किस ईयर में चलाए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूँगा। फिलहाल आप इसको समझिए एक बार कि 3 जो आंदोलन हैं गांधी जी के, वैसे तो बहुत सारे आंदोलन हैं लेकिन जो 3 इम्पोर्टेंट आंदोलन हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट आज के लिए हमारे लिए है भारत छोड़ो आंदोलन। अब वो 3 कौन कौन से हैं? 3 में देखो लिखा है 1920-22 का असहयोग आंदोलन। एक तो 1920 और 22 के बीच जो हुआ असहयोग आंदोलन, और एक 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो प्यारे बच्चों 3 आंदोलन आपको माइंड में रखने हैं। देखो 3 बातें तो आपको याद हो ही गई आज। 1920-22 के बीच का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, और जो आज पढ़ने जा रहे हैं 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। सब डेट के साथ दिए गए हैं तो आपको याद हो जाने चाहिए। अब देखिए नीचे लिखा भारत छोड़ो आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। मतलब क्या वजह थी जो हमने ये आंदोलन चलाया या हमें चलाना पड़ा। क्रिप्स मिशन की असफलता, सबसे पहले लिखा है क्रिप्स मिशन की असफलता। 1942 में क्रिप्स मिशन एक बार फिर भारतीयों को संतुष्ट करने में असफल रहा। पिछले अन्य कई ब्रिटिश दौरों की तरह क्रिप्स मिशन से भी भारतीयों को कुछ हासिल नहीं हुआ और उनके पास आंदोलन का ही विकल्प बाकी रह गया। जो क्रिप्स मिशन था, मतलब अंग्रेज़ों की, आप इसको थोड़ा सा हम अपने तरीके से समझते हैं। देखो जो क्रिप्स मिशन है या कोई भी ऐसी बात जिसको अंग्रेज़ चलाते थे वो हमारे फेवर में नहीं होती थी। अंग्रेज़ों का कारण था उसको चलाने का कि हमें एक और झांसा दिया जाए। अंग्रेज़ चाहते थे कि कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ समझ चुके थे कि हमारे लोग अब पढ़ने लिखने लगे हैं, देश से बाहर विदेशों में जाकर हमारे लोग पढ़कर आने लगे थे। जैसे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे भारतीय थे
जो बाहर जाकर कोई वकालत कर रहा था, तो मतलब बढ़िया बढ़िया डिग्री लेने लगे थे, लोग पढ़ने लगे थे, जागरूक हो गए थे। तो अंग्रेज़ों को ये बात समझ आ चुकी थी कि अब ज़्यादा लंबे समय तक इन लोगों को गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। तो वो जैसे ही कोई आवाज़ उठती थी तो उसके लिए हमें एक लालच दे दिया करते थे कि भाई तुम्हारे लिए एक आवाज़ उठाई जा रही है, जो तुमने डिमांड रखी थी, उस डिमांड को पूरा करने के लिए हम एक बैठक रखेंगे, हम एक मीटिंग रखेंगे। तो उसका कोई ना कोई नाम रख दिया करते थे। लेकिन उन सब चीज़ों से हम अब संतुष्ट नहीं, बल्कि असंतुष्ट होने लगे थे, क्योंकि हमें समझ आने लगा था ये भी एक प्रकार का एक झांसा है जिसमें हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो धीरे धीरे हमारे लोग जो एजुकेटेड हुए, उन लोगों ने हमें समझाया और हमारे बातें समझ आने लगी और हम आंदोलन करने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध और जापानी आक्रमण का भय। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसमें ब्रिटेन और जापान एक दूसरे के परस्पर विरोधी थे। ब्रिटेन, जो कि अंग्रेज़ हमारे पास आए थे, हमारे देश में आए थे, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, उनका और जापान के लोगों का मतलब एक दूसरे का 36 का आंकड़ा था। दोनों दुश्मन थे एक दूसरे के। गांधी जी और कांग्रेस कार्य समिति के अन्य नेताओं का मानना था, एक तो गांधी जी और कांग्रेस की पार्टी के जितने भी और कार्य समिति के लोग थे, नेता थे, जो एजुकेटेड थे, एक्सपीरियंस थे, उन सभी का ये मानना था कि यदि अंग्रेजी हुकूमत भारत से चली जाती है तो जापान के पास भारत पर हमला करने का कोई कारण नहीं रहना चाहिए। उनको ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि देखो, जापान और ब्रिटेन दोनों दुश्मन थे। तो अगर जैपनीज़ कभी हमला करते हैं तो वो जैपनीज़ हमला हम पर नहीं कर रहे हैं, जैपनीज़ हमला करेंगे ब्रिटेन वासियों पे, और ब्रिटेन वासी कहाँ पर है? भारत में। तो अगर हम इनको यहाँ से निकाल दें तो हम बेवजह की एक लड़ाई से बच जाएंगे, बेवजह के नुकसान से बच जाएंगे। तो क्यों ना अंग्रेज़ों को भारत से निकाल देना चाहिए। ये किसकी प्लानिंग थी? गांधी जी और कांग्रेस समिति के जो और लोग थे, नेता थे। तो जापान के पास भारत पर हमला करने का कोई कारण नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो भारत को जापान के संभावित आक्रमण से बचाने के लिए और अंग्रेजी हुकूमत को भारत से समाप्त करने के लिए इस आंदोलन का सुझाव दिया गया। मतलब हमारे नेताओं ने जो हमारे लोगों को जागरूक किया, जो हमारे देशवासियों को, हमारे भाइयों को जागरूक किया, उसका रीज़न क्या था कि अगर हम पूरा दम लगा दें अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए, तो हम जो बेवजह की लड़ाइयाँ हैं, जो कि विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों के खिलाफ हैं, उन लड़ाइयों से हम बच जाएंगे, क्योंकि हमारा कोई रोल नहीं है उस लड़ाई में, लेकिन फिर भी हमें उसमें शामिल होना पड़ेगा, हमारा नुकसान होगा। तो एक तो ये भी कारण रहे हैं इस आंदोलन को चलाने के। युद्ध ने भारत की आर्थिक स्थिति खराब कर दी थी। मुद्रास्फीति चरम पर थी और खाद्य पदार्थ की कमी से देश जूझ रहा था। इस चौतरफा निराशा और बदहाली के माहौल में जनता ने इस आंदोलन का रास्ता चुना। सॉरी। देखो प्यारे बच्चों, जो युद्ध हो रहा था, जैसे विश्व युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में अंग्रेज भारत में हैं, अंग्रेज भारत से ही हर चीज़ यूज़ कर रहे हैं, यानी कि खाने से लेके, हथियार के लिए पैसे से लेके, सेना के लिए सैनिकों को, इन सब चीज़ों का नुकसान भारत झेल रहा था। और भारत की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही थी। क्योंकि आपको एक बात का पता होना चाहिए, जब भी युद्ध की स्थिति होती है किसी भी देश की, तो उस स्थिति में देश बहुत सारे अननेसेसरी खर्चों को, एक्सपेंसेस को रोक देता है। और जब सरकार को लगता है कि युद्ध होने वाला है या युद्ध स्टार्ट हो गया है, तो सरकार कुछ नियुक्तियों को भी रोक देती है, जैसे कुछ नई अपॉइंटमेंट्स को भी रोक देती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि हम जीके पढ़ रहे हैं, तो जीके में पॉलिटिकल का भी रोल होता है, जियोग्राफी, हिस्ट्री को, तो आपको थोड़ा थोड़ा डेली कुछ ना कुछ नया पता चलना चाहिए।
जिससे आपकी जीके स्ट्रोंग होगी। देखो, जिस समय देश का, चाहे वो हमारा ही देश है, अगर हमारे देश का पाकिस्तान से या हमारे देश का चीन से युद्ध होने जैसा कुछ हमें लग रहा है या कुछ ऐसी स्थिति लग रही है या युद्ध हो जाता है, तो हमारे देश की नई अपॉइंटमेंट से मतलब है, जैसे एक राज्यपाल है, राज्यपाल एक राज्य या एक से अधिक राज्यों, एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के लिए बनाया जाता है, या फिर आप कह सकते हो एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का बनाया जाता है। यानी कि अगर एक व्यक्ति है, उसको एक से ज़्यादा स्थानों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अगर हमें लग रहा है कि हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो इस समय सिर्फ हरियाणा के ही राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, और अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो हम उन्हीं राज्यपाल को कार्यभार सौंप सकते हैं, पंजाब के राज्यपाल का भी, यानी पंजाब का काम भी उन्हीं को संभालना है, और चंडीगढ़ का भी, यानी कि चंडीगढ़ केंद्र शासित हो गया, पंजाब राज्य हो गया, और हरियाणा के वो ऑलरेडी हैं ही। तो आपको समझ आना चाहिए कि कोई भी नियुक्ति नई नहीं ही होगी, कोई भी नई योजना, कोई भी नई परियोजना हम कुछ वक्त के लिए रोक सकते हैं अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो आपको मैंने इसमें वही बताया कि देश में स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि युद्ध चाहे ब्रिटेन वासियों का चल रहा है, लेकिन चल तो भारत के खर्चे पे रहा है ना। वो लोग अपने देश से पैसा नहीं ला रहे हैं, वो देश, हमारे देश से ही पैसा, हमारे देश से ही सेना, मतलब हर चीज़ हमारे देश से यूज़ हो रही है, तो उसका असर तो हम पर ही दिखेगा ना। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति बढ़ता अविश्वास। एक समय था जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद का महिमा मंडन किया जाता था। मतलब एक टाइम ऐसा था जब अंग्रेज़ भारत आए थे, उसके कुछ दिन बाद अंग्रेज़ों पर इतना भरोसा कर चुके थे भारतीय लोग कि हमें अपने से ज़्यादा बुद्धिमान, हमें अपने से ज़्यादा तकनीकी, अपने से हर चीज़ में उनको बहुत ज़्यादा, हमें लगता था कि वो हमसे बहुत सीनियर हैं, हमसे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, हमसे बहुत ही ज़्यादा डेवलप हैं। लेकिन, और हमें लगता था हमारे देश को बहुत आगे ले जाएंगे। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में संघर्षरत, कमज़ोर होती ब्रिटिश शक्ति को देखकर लोगों को बल मिला। मतलब सेकंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ, इस युद्ध में हमने जो अंग्रेज़ों की स्थिति देखी, तो हमें लगने लगा अंग्रेज़ बहुत बड़ी पावर नहीं है। हमें लगने लगा कि हम एक बेवजह के डर से जूझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जापान जैसा छोटा देश भी अगर अंग्रेज़ों को सोचने पे मजबूर कर दे रहा है, तो आप ये सोच के चलिए, जिसकी जनसंख्या बहुत कम है जापान की, तो समझ के चलिए कि अंग्रेज़ों ने हमारे अंदर एक बेवजह का भय, एक बेवजह का डर बना रखा है। तो हमारे अंदर उनको लेकर बहुत ज़्यादा अब डर नहीं बचा था। लोग अब यह सोचने लगे कि अंग्रेज़ी हुकूमत को हराना कोई असंभव कार्य नहीं है। स्टार्टिंग में अंग्रेज़ों ने इतने अत्याचार किए हमारे भारतीयों पर कि हमें लगता था, और हम उनको समझ ही नहीं पा रहे थे, हम अंग्रेज़ों की पावर, अंग्रेज़ों की स्ट्रेंथ को समझ ही नहीं पा रहे थे। इसलिए आए दिन हमारे अंदर और ज़्यादा डर बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही दूसरे विश्व युद्ध की स्थिति हुई, तो हमें कॉन्फिडेंट, मतलब हमें कॉन्फिडेंस मिला, हम कॉन्फिडेंट हो गए इस चीज़ को लेकर कि अंग्रेज़ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी पावर नहीं है कि उसको हराया ही नहीं जा सकता। उनको हराना संभव है, उनको हम हरा सकते हैं अगर हम सब एक साथ मिलकर एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। तो 8 अगस्त 1942 की रात को कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया। यानी अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि कांग्रेस कार्य समिति और गांधी जी और कांग्रेस कार्य समिति के कुछ नेता, ये सब मिलकर एक डिस्कशन करते थे, ये हमें गाइड करते थे, और जनता उसके अकॉर्डिंग फिर काम करती थी, क्योंकि जनता अपने लोगों पे भरोसा करने लगी थी। जैसे कि गांधी जी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, जैसे कि भीमराव अंबेडकर, जैसे कि वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, मतलब अपने लोगों पे हमें भरोसा होने लगा था कि यही वो लोग हैं जो हमें इस दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। तो 8 अगस्त सन 1942 की रात को हम लोगों ने ये प्रस्ताव पास कर दिया कि अब हम भारत छोड़ो आंदोलन को चलाएंगे।
9 अगस्त यानी नेक्स्ट डे 9 अगस्त की सुबह सुबह बम्बई में और पूरे देश में अनेक स्थानों पर बहुत सी गिरफ्तारियां हुई। यानी कि जैसे ही अंग्रेजों को ये पता चला कि कोई आंदोलन बहुत बड़े रूप में चलाया जाने वाला है और ये स्टार्ट होने वाला है, तो अंग्रेज एक्चुअली होता क्या था, अंग्रेजों के अंडर कुछ हमारे ही देसी भाई जो हमारे देश के वासी थे वो उन्हें मुखबरी कर दिया करते थे। वो उनको हमारी सारी प्लानिंग बता दिया करते थे और अंग्रेज पहले से अलर्ट हो जाते थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, गिरफ्तारियां शुरू कर दी। जो हमारे अ, नेता थे, जो हमें गाइड करते थे, जो हमें मोटिवेट करते थे, उन्हीं लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया ताकि हम टूट जाएं। और ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन जीरो ओवर। पूछा जा सकता है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कि लगभग सभी बड़े नेताओं को, यानी कांग्रेस समिति के जितने भी बड़े नेता थे लगभग को गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया क्योंकि हमें जो आगे का राह दिखा रहे थे उस समय, या हमें कह सकते हो आप जो आंदोलन में मदद कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को इन सब चीज़ों का नहीं पता था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पहले से ही आंदोलन चला के आ चुके थे, उनके वहाँ पर आंदोलन सफल रहे थे। भारत में भी उन्होंने कई आंदोलन चलाए आकर, वो भी सफल रहे थे। तो उनके इस अनुभव के कारण हम सब उनके पीछे पीछे चल चुके थे। हम सबको ये मान लिया था, हम सबको लगता था जैसे हमारे नेता, जैसे हमारे देश के भाई हमें गाइड करेंगे, हमें उसी तरह से चलना है, हमें वही इस दलदल से निकाल लेंगे। लेकिन अंग्रेज़ों को जैसे ही ये भनक लगी कि ये लोग मिसगाइड कर रहे हैं उनके खिलाफ अपने देशवासियों को, तो उन्होंने ऑपरेशन जीरो ओवर नाम से एक ऑपरेशन चलाया और उसमें सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन देश भर के युवा, जितना यूथ था देश में, कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़ फोड़ की कार्रवाई के जरिए आंदोलन चलाते रहे। यानी युवा इस चीज़ से चुप नहीं हो गए, बंद नहीं कर दिया इस आंदोलन को, बल्कि और बढ़ता चला गया। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई थी। यानी कई जगह पर स्वतंत्र सरकार, कि हमें स्वतंत्र सरकार चाहिए, इसकी स्थापना कर दी गई थी। अंग्रेज़ों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज़्यादा समय लग गया। यानी अंग्रेज़ों ने पूरा दम लगा दिया, तब भी पूरा एक साल लग गया कि इस आंदोलन को दबाने में। और बच्चों, बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं जो हमारी आपसी फूट या हमारी आपसी किसी लालच की वजह से दब गए। जैसे 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह, जिसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता था, एक ऐसी आग की तरह भारत देश में फैल गया था। शायद हम उसी समय भारत को स्वतंत्र करा सकते थे, लेकिन उसको भी दबा दिया गया धीरे धीरे। तो दबने के कारण थे कि हम लोग चुप बैठ जाया करते थे, या किसी लालच की वजह से, या फिर हमारे लोगों के बीच में हमारे लोग आपस में टूटने लगते थे। उसका कारण था अंग्रेज़ों की स्ट्रेटजी। तो आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, भूलाभाई देसाई को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां प्लेस में नज़रबंद कर दिया गया। यानी जितने भी नेताओं के नाम लिए गए हैं, इन सभी को गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया गया। गोविंद वल्लभ पंत को गिरफ्तार करके अहमदनगर के किले में रखा। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बाकुंडा जेल में रखा गया। तो इन सभी को अलग अलग रखने के रीज़न थे कि इन सब को अगर एक जगह रख दिया तो इनकी जो प्लानिंग होगी वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। इन सबको अलग अलग रखा जाए। बड़े नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन पर यह असर हुआ कि आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। यानी हमें आगे का रास्ता दिखना बंद हो गया। जैसे ही बड़े नेताओं को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, अब हमें अगला स्टेप समझ ही नहीं आ रहा कि क्या रखना है।
हम में उतनी हिम्मत ही नहीं थी, हमें हिम्मत ही नेता दे रहे थे या हमें वो गाइड कर रहे थे, क्योंकि वो देश से बाहर जाकर सब चीज़ों को पढ़ के देख कर आ चुके थे। फलस्वरूप लोग उग्र प्रदर्शन करने लगे, हड़तालें हुई, सेना और पुलिस के विरुद्ध तोड़फोड़ तथा विध्वंस किए गए। टाटा स्टील प्लांट और इस जैसे कई अन्य बड़े कारखाने तरह बंद हो गए। हड़ताल में मजदूरों की एक ही मांग थी कि वे तब तक काम पर नहीं लौटेंगे जब तक राष्ट्रीय सरकार नहीं बन जाती। अहमदाबाद में कपड़ा मिलों की हड़ताल 3 महीनों से भी अधिक समय तक चली। प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। हमारा जो आज का टॉपिक था भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें मेन क्या था, आपको एक तो ये याद रखना है कि इसमें मोस्टली कौन कौन से नेता थे। जैसे मैंने आपको इम्पोर्टेंट नेताओं के नाम बताए हैं, उनको कहाँ कहाँ किस किस जेल में, जेल इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन एक सरसरी तौर पे थोड़ा सा रिवाइज करना ज़रूरी है। मेन है डेट्स, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, ठीक है, किस दिन की रात की प्लानिंग से प्रस्ताव पास हुआ, किसने ये पास किया, तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। देखो बच्चों, जितने भी टॉपिक आप महात्मा गांधी युग के पढ़ रहे हो, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, और मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है वो किसी भी एग्ज़ाम में, आज तक आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा तीनों हिस्ट्री में आज की डेट में मॉडर्न हिस्ट्री पूछने लगे हैं। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से हमें बहुत सारा अपडेशन मिलता है। अपडेशन मिलने से मतलब है कि कौन सा आंदोलन कब चला, जैसे गणतंत्र कब हुए, स्वतंत्र कब हुए, हमें ये बात पता होनी चाहिए अगर हम एक नागरिक हैं अपने देश के। तो सारा का सारा नॉलेज का जो अपडेशन है वो भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन या प्रवासी दिवस, इस टाइप की सभी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? आधुनिक भारत में, यानी मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर महात्मा गांधी युग या फिर जितने भी वायसराय या गवर्नर जनरल थे वो सभी, इन सभी पे वीडियो आएगी। आप सभी की वीडियो आराम से देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, आपको सीधा इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिखेगा। जैसे जो आज का टॉपिक है आप चेक करना, 2023 के एग्ज़ाम में CGL में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, और अब आप उस क्वेश्चन को देखोगे तो आप इजीली कर दोगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15 से 20 मिनट लगते हैं किसी भी टॉपिक को कवर करने में। अगर आप इतना टाइम दे पा रहे हो तो श्योर आप एग्ज़ाम के लायक हो, आप एग्ज़ाम में बैठने के लायक हो। और बच्चों, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही कॉन्फिडेंस के साथ काम करो। अगर आप खुद से नहीं आ रहे, अगर आप खुद से नहीं हार रहे हो तो पक्का सिलेक्शन है। खुद से नहीं हारने का मतलब है आपका कंपटीशन किसी से भी नहीं है। आपको जो भी कोई ये गिनती गिनवाता है कि बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, इस बार तो इतने फॉर्म भरे गए हैं, वो बहुत ही नेगेटिव पर्सन है जो भी हमें ये बात बता रहा है। आप उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें, आप ये सोचें कि क्या मैं उतना डिसिप्लिन हूँ जितना एक एग्ज़ाम को लेके या जितना आपके ड्रीम को या आपके टारगेट को लेकर होना चाहिए। तो हमें बिल्कुल कमांडो की तरह डिसिप्लिन रहना है। अगर आप डिसिप्लिन हो तो डैम श्योर आपका सिलेक्शन है। चलिए, हरे कृष्णा अगेन।